हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने जो लेक्चर प्रेजेंट करेंगे उस लेक्चर के अंदर हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी, जिसको हम डार्विन थ्योरी के नाम से बोलते हैं, डार्विनिज्म के नाम से बोलते हैं। इससे पहले वाले यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको लैमार्किज्म के बारे में बताया था कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर न्यू नीड्स क्रिएट होती हैं और उन न्यू नीड्स का एक्वाइजेशन होती है। देन उन्हीं एक्वाइजेशन के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स एक्वायर्ड मतलब उन पार्टिकुलर कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड कर लेता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है, इनहेरिटेड कर देता है। आज हमारे पास जो थ्योरी है उस थ्योरी के अंदर हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं डार्विनिज्म्स। डार्विनिज्म्स का मतलब क्या होता है? द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आल्सो दिस थ्योरी इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये जो थ्योरी है इस थ्योरी को हम किसके नाम से भी बोल सकते हैं? द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इट्स मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उस ऑर्गेनिजम्स को फिट रिप्रेजेंट करने के लिए नेचर रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नेचर ही उस ऑर्गेनिजम्स को सुटेबल बनाती है कि वो किसी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो उसी सर्वाइवल के बेस के ऊपर हमारे पास थ्योरी है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इट्स गिवन बाय द इट्स रिप्रेजेंट बाय, या आप ये कह सकते हो कि इसकी डिस्कवरी की बात अगर हम करें यानी या हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री अगर हम यहां पर हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन सबसे पहले अनाउंस की गई। It announced on July 1st, 1858. ठीक है, It's announced on July 1st, 1858 by the चार्ल्स डार्विन। ठीक है, किसके द्वारा रिप्रेजेंट की गई? इंग्लिश नेचुरलिस्ट जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। बाय द इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एंड अल्फ्रेड रसेल वेल्सेक। दो साइंटिस्ट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एंड अल्फ्रेड रसेल्स वेल्सेक जो पर्सन, ये जो दो पर्सन है इन्होंने इस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया। कहां पर? ऑन इन द मीटिंग ऑफ लेनियन सोसाइटी इन लंदन। ठीक है, तो लाइनेस सोसाइटी इन लंदन के अंदर उन्होंने सबसे पहले इस मीटिंग के अंदर इस पार्टिकुलर थ्योरी को रिप्रेजेंट किया, अनाउंस किया। अब ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत पर्सन जो है, इन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इस थ्योरी का मतलब क्या है? इस थ्योरी का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं। वो चेंज उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट की कंपटीशन, पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में इन्वायरमेंट के कंपटीशन को देखकर आते हैं। इन्वायरमेंट में जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर कुछ बदलाव करता है। वही बदलाव जो उसके लिए बेनिफिट होते हैं, बाद में वही बेनिफिट एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके लिए न्यू कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन करता है और उन्हीं न्यू कैरेक्टर्स के बेस के ऊपर वो जो ऑर्गेनिजम्स है अपने पेरेंट से बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। उन सेपरेशन के बेस के ऊपर ही एक न्यू ऑर्गेनिजम्स यानी न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है जो बिल्कुल पेरेंट से सेपरेट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन। अब ये एविडेंस जो है, मीन्स ये जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, हम किसके बेस के ऊपर कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है भाई डार्विन नाम का जो पर्सन है या डार्विन नाम का पर्सन है या भाई दूसरा जो पर्सन है जिसको हम अल्फ्रेड रसेल वेल्सेक के नाम से बोलते थे, उन्होंने किस तरीके से किस
बलबूते के बेस के ऊपर ये एविडेंस प्रोवाइड किए। तो इसको इन्होंने जो एविडेंस प्रोवाइड किए गए वो एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक जर्नी के बेस के ऊपर उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किए। अगर हम बात करते हैं डार्विन की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन, traveled the world in 1831 to 1836। 5 साल का ये टाइम इंटरवल है जिसके बेस के ऊपर डार्विन ने ट्रेवलिंग की। कहां पर की? बाय द हेल्प ऑफ उनका एक स्पेशल जो शिप उनके पास प्रेजेंट थी जिसको बोलते थे HMS बैगल। बाय द हेल्प ऑफ शिप HMS बैगल। ये जो शिप है फेमस शिप है, आप इसका नाम याद रखेंगे। इसका नाम जो है हमारे पास है HMS बैगल। इस शिप के थ्रू ट्रेवल किया और वो एक पार्टिकुलर प्लेस पर गए जिसको हम बोलते हैं गलापागोस आइलैंड, जो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में प्रेजेंट है। जहां पर कहां पर प्रेजेंट है? साउथ अमेरिका के। बाय द हेल्प ऑफ शिप HMS बैगल 2, कहां पर भाई? आइलैंड्स ऑफ गलापागोस, ठीक है ना। गलापागोस जो साइट्स है उस पार्टिकुलर साइट्स के ऊपर गए। तो वहां पर उन्होंने क्या किया? वहां पर नेचुरल कंडीशन जो प्रेजेंट थी उस नेचुरल कंडीशंस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उस आइडेंटिफिकेशन के बेस के ऊपर इसके साथ साथ देखिए वेल्सेक इज आल्सो वाइडली ट्रेवल्ड पर्सन। उन्होंने भी क्या किया? वो भी एक तरीके से बायोलॉजिस्ट पर्सन थे और वो एक तरीके से नेचुरलिस्ट। वो भी कहा गए मलाय आर्चिपेलोज, मतलब इंडोनेशिया का जो रीजन है, ठीक है, उन्होंने भी कहां पर ट्रेवलिंग की? जो इंडोनेशिया का जो रीजन है मलाय। यहां पर अगर वेल्सेक की बात करते हैं तो उन्होंने भी इंडोनेशिया जो आइलैंड की तरह ही बसा हुआ है उसमें मलाया जो जगह है, उस मलाय जगह के ऊपर उन्होंने ट्रेवल किया। यहां पर डार्विन ने गलापागोस के बेस के ऊपर ट्रेवल किया। तो इसमें से सबसे ज्यादा हम बात किसकी कर रहे हैं? डार्विन की कर रहे हैं। तो डार्विन की जो थ्योरी है इस बात को पार्टिकुलरली ज्यादा रिप्रेजेंट करती है, स्पेसिफिकली ज्यादा रिप्रेजेंट करती है कि जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है। बाद में उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मींस नेचुरल सिलेक्शन के बेस के ऊपर डार्विन जो है उन्होंने थ्योरी दी जिसको डार्विनिज्म के हम प्रॉपर वे में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन के द्वारा यहां पर हम लिख भी सकते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। डार्विन रोट Darwin wrote a book on the origin of species, ठीक है। ये बुक जो है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्या चीज है भाई? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आप ये बोल सकते हो बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यानी ये जो थ्योरी हमारे पास प्रेजेंट है भाई, इस थ्योरी की बात अगर हम करते हैं तो और इसको पूरी की पूरी थ्योरी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया कहां पर? अपनी बुक के अंदर। और आप इस थ्योरी को सिंपली भाषा में ये भी कह सकते हो, इट इज आल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ डार्विन वेल्सेक, ठीक है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ डार्विन एंड वेल्सेक, ठीक है ना। हम यहां लिख देते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड theory of Darwin and Welseck,
ठीक है, वेलसेक थ्योरी के नाम से भी या डार्विन के नाम से भी, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ वेलसेक एंड डार्विन, इस नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो थ्योरी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेन हिस्ट्री थी वो हमने आपको बता दी। अब इस थ्योरी में फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ द दिस थ्योरी, ये थ्योरी जो है 7 फैक्टर्स को स्पेसिफिक इंक्लूड किए हुए हैं। उन्हीं 7 फैक्टर्स को हमने प्रॉपर वे में डिस्कस करना है। वो 7 फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास, जिसके बेस के ऊपर हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो अलग अलग हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जब नंबर्स, अमाउंट ऑर्गेनिजम्स की इंक्रीज होती है तो वहां पर सबसे ज्यादा चांस होते हैं वेरिएशन क्रिएट होने के। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये थ्योरी है उसके फैक्टर्स ऑफ द थ्योरी, आज हम सबसे पहले फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ द थ्योरी, और थ्योरी आपको पता है, थ्योरी किसको क्या बोलते हैं, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से हम इसको बोल सकते हैं, या हमें डार्विन वेलसेक थ्योरी के नाम से इसको हम बोल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो ये थ्योरी है, इस थ्योरी के मेन जो पोस्टुलेट्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले है रैपिड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, हमारे पास क्या है भाई, सबसे पहला पॉइंट है रैपिड मल्टीप्लीकेशन। रैपिड मल्टीप्लीकेशन। सेकंड है क्या है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्स, और लिमिटेड रिसोर्सेज जो प्रेजेंट है उन रिसोर्सेज में हमारे पास क्या हो सकता है भाई, स्पेस, इंक्लूड स्पेस, फूड एटसेट्रा। ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनको हम लिमिटेड रिसोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्या चीज है भाई, उसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब जब ऑर्गेनिजम्स के साथ ये सब कंडीशन होगी तो वो क्या करेगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब एग्जिस्टेंस आएगी तो क्या आएगा, एग्जिस्टेंस शो करेगा तो वेरिएशन भी शो करेगा, क्या शो करेगा, वेरिएशंस। और जब ऑर्गेनिजम्स वेरिएशन शो करेगा तो वो वेरिएशन जो है उसको वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। तो मतलब उन्हीं पार्टिकुलर वेरिएशंस को, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा, नेचुरल सिलेक्ट करेगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का काम करेगा, ठीक है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ, नेचुरल सिलेक्शन होगा या क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। साथ में क्या होगा भाई, जब वेरिएशंस को इनहेरिट करेगा तो इट्स मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये 7 फैक्टर या 7 पोस्टुलेट्स है थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म जो हमारे पास प्रेजेंट है। उस थ्योरी के अंदर ये हमारे पास 7 पोस्टुलेट्स प्रेजेंट है। अब अगर हम इन 7 पोस्टुलेट्स को देखते हैं तो देखिए सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला पोस्टुलेट्स क्या है, रैपिड मल्टीप्लीकेशन। रैपिड मल्टीप्लीकेशन का मीन्स इफ द अमाउंट ऑफ द फूड एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर मोर एंड मोर, इट्स मीन्स द ऑर्गेनिजम्स रिक्वायरमेंट कंप्लीट, इट्स मीन्स अगर ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, जब ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, ऐसी सिचुएशंस में द चांस ऑफ टू इंक्रीज द मेंबर्स टू ऑफस्प्रिंग, उसके पास जो चांस होंगे ऑर्गेनिजम्स की अपनी खुद की स्पीशीज को इंप्रूव करने के, वो चांस बढ़ जाएंगे। अब इसी के बेस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन की बात अगर हम करते हैं, अगर मान लीजिए अलग अलग वे में, अलग अलग मतलब जितना स्मॉल ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी उस तरीके से उसके नंबर्स में इतनी ही
यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स का साइज, अगर बॉडी का साइज स्मॉल होगा तो वो इतनी ही फास्ट मल्टीप्लीकेशन शो कर सकता है। इट्स मीन्स उसका लाइफ या गेस्टेशन पीरियड जो होगा वो स्मॉल होगा। उस गेस्टेशन पीरियड में नंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं एक बैक्टीरिया की, एक सिंपली एक बैक्टीरिया का अगर हम एग्जांपल दे, अगर बैक्टीरिया का एक एग्जांपल दे तो एवरी 20 मिनट्स, हर किसी 20 मिनट में इट्स डुप्लीकेट, इट्स मीन्स डिवीजन। हर 20 मिनट में बैक्टीरिया जो है वो अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी यानी एक कॉपी बना सकता है। इसका मतलब हर 20 मिनट में बैक्टीरिया अपनी कॉपी बना सकता है, मतलब 20 मिनट के अंदर बैक्टीरिया एक नया बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकता है। तो बैक्टीरिया जो है बाइनरी फ्यूजन शो करता है, उसके बेस के ऊपर वो अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर और भी ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो जैसे लाइक दैट पैरामीशियम, इट्स मल्टीप्लाई इन 48 आवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई इन द 48 आवर्स। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक सिंगल पैरामीशियम अगर उसकी डेथ ना हो किसी भी तरीके से, तो वो एक सिंगल पैरामीशियम क्या कर सकते हैं, 5 साल में जो पैरामीशियम है वो किसके बराबर, अर्थ के लगभग 1000 टाइम्स साइज इंक्रीज कर सकता है। यानी इतना नंबर वो बढ़ा सकता है 5 साल में, अर्थ से भी 5 गुना ज्यादा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स, अगर कॉड फिश की बात करते हैं तो वो एक ही टाइम पे मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस करती है एक सिंगल ईयर में। अगर उसी के एग्स को कंप्लीट जो उसके एग्स है अगर वो बेबी में कन्वर्ट हो जाए तो एवरी 5 ईयर से 5 साल के टाइम के अंदर वो क्या कर देगी, सी को कंप्लीटली फुल अप कर देगी। यानी 5 साल में जो कॉड फिश है उसके बच्चों से सी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर हम देखें एलिफेंट का बात करते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जितना भी ऑर्गेनिजम्स बड़ा होगा तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, ऐसी सिचुएशंस जितना भी ऑर्गेनिजम्स बड़ा होगा ऐसी सिचुएशंस में वो स्लो ब्रीडर का काम करता है और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग भी कम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एलिफेंट का अगर एग्जांपल ले हम, एलिफेंट के केस में क्या होगा कि वो एक तरीके से इस टाइप से ब्रीडर है कि उसके ड्यूरेशन लगभग उसको 2.5 ईयर्स लगते हैं एक बेबी को प्रोड्यूस करने में। तो उस पूरे के पूरे लाइफ स्पेन के अंदर वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, अगर कंप्लीटली बेबी लिविंग फॉर्म में रहे तो लगभग 1,90,00,000 एलिफेंट इन 750 ईयर्स, ठीक है ना, इतने सारे एलिफेंट प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो थ्योरी का मेन पॉइंट है, इसमें क्या है, हमने रैपिड मल्टीप्लीकेशन, यानी जब भी इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिजम्स का नंबर इंक्रीज होगा तो वो किसके बेस के ऊपर होगा भाई, रिसोर्स के बेस के ऊपर होगा, ठीक है। तो उसी रिसोर्स में हमारे पास सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। हम सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं तो लिमिटेड इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, यहां हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, यहां हमारे पास क्या है, लिमिटेड इन्वायरमेंट रिसोर्सेज। अब लिमिटेड इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का मतलब क्या है भाई, स्पेस भी है, फूड भी है, ये सब अमाउंट्स हर किसी ऑर्गेनिजम्स की ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होता है, तो जब नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होगा तो उन सभी इंडिविजुअल्स की एक रिक्वायरमेंट होगी भाई। सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसकी होगी, स्पेस की, कि कोई भी प्रेजेंट है तो उसको स्पेस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना, स्पेस रिक्वायर्ड है। अगर स्पेस के साथ कंप्लीट होता है तो देन उसके बाद क्या चीज है, फूड की रिक्वायरमेंट होगी। अब फूड इजिली अगर ऑर्गेनिजम्स को प्रेजेंट होगा मिलेगा तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, उसका नंबर प्रॉपर बढ़ता रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद फूड की बात करें तो उसके बाद फूड के बाद नेक्स्ट सबसे पहले स्पेस, सेकंड पॉइंट फूड, थर्ड फैक्टर क्या काम करता है, मेट की बात कर सकते हैं। मीन्स ऑफस्प्रिंग्स का नंबर बढ़ेगा, मतलब मेंबर्स का नंबर बढ़ेगा, तो मेट भी अगर इजिली अवेलेबल होगा तो इंडिविजुअल्स का नंबर इंक्रीज होगा। लेकिन उसके लिए लिमिट है, कब तक लिमिट है, जब तक रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है ना। तो लिमिट होने के बावजूद जो रिसोर्सेज की लिमिट होगी, ऐसी सिचुएशंस में ऑफस्प्रिंग के जिंदा रहने के चांस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। देन फिर उसके बाद क्या होगा, अब इस पार्टिकुलर कंडीशंस के बेस के ऊपर देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस,
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल और लेता हूं। अगर मान लीजिए किसी भी रूम के अंदर मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, किसी भी रूम के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, एक पार्टिकुलर रूम में 30 स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। इन 30 स्टूडेंट्स को एक मंथ तक इस रूम में रहना है। अब हमने उन सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए जितनी भी फूड की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, सब वो कंप्लीट, मतलब उसको ना तो किसी एक्सेस में हमने प्रोवाइड किया, ना किसी कमी के बेस के ऊपर प्रोवाइड किया, ठीक है ना। आप इस थ्योरी को ही बात करते हैं, ठीक है ना, इस थ्योरी को यहां से अप्लाई करके चलते हैं, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट्स जो है वो फिक्स एरिया में प्रेजेंट है, नंबर फिक्स है, स्टूडेंट फिक्स है, एरिया फिक्स है, फूड जो भी रिसोर्सेज है ऑल आर फिक्स, ठीक है। सिंपल सी बात। अब इसमें क्या किया हमने कि मान लीजिए हमने पहला पॉइंट रखा था रैपिड मल्टीप्लीकेशन की बात हम कर रहे थे। तो रैपिड मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है भाई? हमने नंबर बढ़ाया। जब हम ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ाएंगे तो सपोज कीजिए हमने थर्ड डे यहां पर नंबर 5 जो है वो प्लस कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये कितना हो गया? 35 प्रेजेंट हो गए। अब हमारे पास क्या चीज है भाई? 30 स्टूडेंट्स के लिए एक महीने तक यहाँ पर स्पेस कंप्लीट है, जो भी है फूड जो है वो सब कंप्लीट है, तो एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। यहाँ पर सारी की सारी रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर थी, लेकिन उसी स्पेस के अंदर उसी फूड पे हमने 5 ऑर्गेनिजम्स का नंबर और इंक्रीज कर दिया। जब 5 ऑर्गेनिजम्स का नंबर इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिटेड इन्वायरमेंटल या नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर फूड भी लिमिटेड हो गया। क्यों होगा? क्योंकि 5 ऑर्गेनिजम्स नए ऐड हो गए। फूड तो जो था वो 30 ऑर्गेनिजम्स के लिए था, अब 5 नए इंक्लूड हुए, तो इसका मतलब फूड जो है वो 30 डेज यानी एक मंथ कंप्लीट नहीं चलेगा, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा? देखिए ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट समझदार होंगे वो क्या कर सकते हैं? जो भी स्टूडेंट समझदार होंगे वो कम खाएंगे, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट समझदार होंगे वो कम खाएंगे, या फिर वो क्या कर सकते हैं? किसी एक पार्टिकुलर टाइम को फूडिंग का, मतलब मॉर्निंग में, लंच में, या आप ये मान कर चलिए डिनर के टाइम पर वो एक टाइम पर फूड को एग्जम्प्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? वही रिमेनिंग फूड जो है नेक्स्ट सेशन में काम आएगा। इसका मतलब क्या है? ऐसे करते करते जो 5 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, उस 5 दिन को हमें एडजस्टेड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो ये काम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? 5 दिन पहले फूड खत्म हो जाएगा और 5 दिन तक बगैर खाए वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा? अगर कोई भी एक स्पेसिफिक सेशन के बेस के ऊपर फूड को एग्जम्प्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स उसमें से क्या करते हैं? स्ट्रगल करेंगे, मतलब वो जो भी वहां पर पर्सन प्रेजेंट है उसके अंदर वो फूड को छोड़ते हैं, तो इसका मतलब स्ट्रगल मेंटेन कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली बात अगर हम करते हैं तो फास्ट करते हैं, उस फास्ट में हम क्या करते हैं? फीडिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से स्टारवेशन जो हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, मोस्टली जो फैट यूटिलाइज हो जाता है। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? उस फूड को हम नेक्स्ट टाइम पर, नेक्स्ट सेशन पे यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास फूड भी बचा रहता है। तो ये सब कंडीशंस हमारे पास किसमें इंक्लूड है? थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अगर मान लीजिए कोई पर्सन उसमें से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं कि किसी एक पार्टिकुलर सेशन पे वो फूड को एग्जम्प्ट कर देता है, कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जो फूड को एग्जम्प्ट नहीं कर सकते और कुछ करेंगे। तो जो फूड को एग्जम्प्ट कर सकते हैं, इट्स मींस उनकी बॉडी के अंदर क्या हुआ? वेरिएशन क्रिएट हुई। उनकी बॉडी के अंदर क्या वेरिएशन क्रिएट होगी? वो किसी टाइम पर फूड के बगैर रह सकते हैं। इसका मतलब उनकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बिल्डअप हुआ कि फूड की स्केर्सिटी के अंदर, फूड जब कम है तो वो सरवाइव करने के चांस उनके हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स ने वो सब नहीं किया, इसका मतलब उनके चांस नहीं है। इसका मतलब उनकी बॉडी के अंदर कोई भी नया कैरेक्टर चेंज नहीं आया। उसी कैरेक्टर के बेस के ऊपर क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स जो है जिन्होंने वो बदलाव किया, इसका मतलब नेचर ने उसको सिलेक्ट किया है। और जिन्होंने बदलाव नहीं किया, इट्स मीन्स एलिमिनेशन हो जाएगा। किसका? अनफिट जो है,
अनफिट जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, और जिसने अपनी बॉडी के अंदर वेरिएशंस क्रिएट की, मतलब उन वेरिएशंस का जो फायदा उठाया, जिसके बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स जो है उसके सर्वाइवल के चांस इंक्रीज हुए हैं, उस सर्वाइवल के चांस के बेस के ऊपर उसको फिटेस्ट काउंट कर लिया। इट्स मींस हैविंग चांस ऑफ सर्वाइवल इज हाई, उसके जो वो चांस है सर्वाइवल के वो हाई हो जाते हैं। इट्स मींस वो ऑर्गेनिजम्स उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में फिट हो जाता है। अब जब ऑर्गेनिजम्स पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में फिट हो जाता है तो वही फिट हुआ कैरेक्टर्स एक तरीके से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, यानी ईयर बाय ईयर वो उसकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक इनहेरिटेंस की फॉर्म में, यानी उस वेरिएशन को बॉडी में इनहेरिट कर लिया जाएगा। अब जो वेरिएशन क्रिएट हुई ऑर्गेनिजम्स में, उस वेरिएशन के कारण उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का नेचुरल सिलेक्शन हुआ। अब नेचुरल सिलेक्शन इट्स मींस वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंट में सरवाइव करने में मदद करता है। तो इसका मतलब फिटनेस मेंटेन हो जाती है उसकी। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो फिट है वो सरवाइव करेगा। अब फूड की सिक्योरिटी है, ऑर्गेनिजम्स के नंबर इंक्रीज हुए तो फूड की कमी आएगी। तो जिस ऑर्गेनिजम्स में फूड के कमी के टाइम पर सरवाइव करने की चांसेस हैं, वही तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा। और जब ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, वो जो कैरेक्टर है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर वो बहुत बेस्ट है, इसलिए उसी कैरेक्टर को वो क्या करेगा, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस, यानी ऑर्गेनिजम्स कम फूड यूज कर रहा है, फूड के बगैर भी रह सकता है, अपनी बॉडी के अंदर जो फैट ऑलरेडी डिपॉजिट है उस फैट का ऑर्गेनिजम्स यूज करा। तो ये सारी की सारी कंडीशंस क्या है, यूजफुल वेरिएशन है ऑर्गेनिजम्स में। मतलब अगर ऑर्गेनिजम्स की हम यूजफुल वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो क्या क्या वेरिएशंस हैं भाई। सर्वाइव विदाउट फूड, पहला पॉइंट, सर्वाइव विदाउट फूड फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। सेकंड कंडीशन है सर्वाइव इन स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड की स्मॉल अमाउंट में सरवाइव कर सकता है। और भाई फास्टिंग भी है उसके पास, फास्टिंग बिहेवियर उसके पास फास्टिंग बिहेवियर है। तो ये सारे के सारे यूजफुल वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं। यूजफुल वेरिएशन जो हैं ये उस ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने में मदद करते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट क्या थी भाई, इन्हीं सभी कैरेक्टर्स की तो रिक्वायरमेंट थी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। अब इन्हीं कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनिजम्स को थी, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा भाई, ये यूजफुल कैरेक्टर अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में सेपरेट हुआ। अब जब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में वो सेपरेट होगा तो इट्स मींस उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। यानी दो तरीके के मेंबर्स हो गए उस पार्टिकुलर टोटली जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वहां पर प्रेजेंट थे उसमें दो तरीके के मेंबर्स हो गए। नंबर वन वो मेंबर्स जो विदाउट ईटिंग सरवाइव नहीं कर सकते थे, एक वो ऑर्गेनिजम्स जो स्मॉल टाइम तक विदाउट ईटिंग सरवाइव कर सकते हैं। तो हमें तो वही ऑर्गेनिज्म चाहिए जो कुछ टाइम बगैर खाए ही जिंदा रह सकते हैं। तो उसी की तो जरूरत थी, वही हमारे पास वेरिएशन हुई, उसी वेरिएशन की एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में उसको ट्रांसमिट कर दिया। एक टाइम ऐसा आया जिसके बेस के ऊपर वो ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल सेपरेट हो गए। और जब दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो सेपरेट हुए, जब वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हुए तो उसकी वजह से वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो एक टाइम पर नई स्पीसीज की बात होगी और नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होगी। यानी डार्विन की जो थ्योरी है उस थ्योरी को हम क्या बोलते थे, हमने लास्ट टाइम पर आपको बताया था कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का मतलब स्पेसिएशन, न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन हुई, स्पेसिएशन हुआ, और वो जो स्पेसिएशन हुआ उस स्पेसिएशन के बेस के ऊपर नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हुई। वो स्पीसीज फॉर्मेशन कैसे हुई है, जब किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कोई चेंज आया, वही चेंज उस ऑर्गेनिजम्स के लिए नई स्पीसीज की फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल रहा और उसी के बेस के ऊपर नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हुई। अब हमारे पास कुछ ऐसे
एविडेंस है जिसके बेस के ऊपर उस पार्टिकुलर थ्योरी, जो नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है, उस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। मतलब जिसके बेस के ऊपर उसके अंदर बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी कमियां मिली, जिसके बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करती। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्रिटिसिज्म्स ऑफ द थ्योरी। Criticism of the Darwinisms। डार्विन की जो थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज किया गया। उस थ्योरी को क्रिटिसाइज कैसे किया गया, उसके खिलाफ बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए, ठीक है। अब वो बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो थ्योरी के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, पहली बात, एविडेंस फॉर थ्योरी, एविडेंस फॉर थ्योरी, थ्योरी के लिए एविडेंस कौन कौन से हैं, एविडेंस फॉर थ्योरी। पहला पॉइंट, एविडेंस फॉर द थ्योरी। देखिए हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है जो थ्योरी के लिए है। सबसे पहले भाई हमारे पास है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करते हैं हम, और किसकी बात कर सकते हैं, मिमिक्री की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, मिमिक्री की बात कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव कलरेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या है, एक तरीके से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो सकता है भाई, कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें दो को एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है, उन दोनों को एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप हो सकती है, लाइक दैट नेक्ट्रीज ऑफ द फ्लावर एंड प्रोबोस्किस ऑफ इंसेक्ट। हम कह सकते हैं नेक्ट्रीज ऑफ द फ्लावर विद प्रोबोस्किस प्रोबोसिस ऑफ इंसेक्ट। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, किस तरीके से हम बोल रहे हैं। इन सभी चीजों को हम बताएंगे आपके सामने, ठीक है। अब ये तो सब तो है हमारे पास एविडेंस इन फेवर ऑफ थ्योरी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को चेंज करना चाहते हैं, जब भी हम किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग बदल जाता है। मतलब ऑर्गेनिजम्स को हम चेंज करते हैं, उसी चेंज को वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है, इनहेरिटेंस का प्रोसेस शो करता है। उसी इनहेरिटेंस के प्रोसेस के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो पार्टिकुलर कैरेक्टर इमर्ज होता है। उसी पार्टिकुलर कैरेक्टर के बेस के ऊपर जो ओरिजिनली पेरेंट्स उसके जो प्रेजेंट थे, उन ओरिजिनली पेरेंट्स से वो डिफर कर जाता है, ठीक है ना। उसी डिफरेंस को बेस के ऊपर हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का नाम देते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन इंटरफेयर के बेस के ऊपर जो सिलेक्शन हुआ है, ह्यूमन इंटरफेयर के बेस के ऊपर जो कंडीशन चेंज हुई है, उस चेंज हुई कंडीशंस को हम इस तरीके से आर्टिफिशियल सिलेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो डॉग की स्पीसीज हैं, पिग की स्पीसीज है, शिप की स्पीसीज है, तो ये सभी स्पीसीज जो है हमारे पास आर्टिफिशियली चेंज करने की वजह से, जो एक तरीके से म्यूटेशन की वजह से या डिफरेंट रेडिएशंस या टेम्परेचर वगैरह जो भी फैक्टर काम करते हैं, उन फैक्टर के वर्क के बेस के ऊपर उसमें चेंज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कैरेक्टर है मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन। यू नो मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन, ये भी तो एक ऐसा सिलेक्शन है जिसके बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइव के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये जो से भले ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए पॉसिबल है, बट ऑर्गेनिज्म इसमें ऐसे चेंज करता है जिस चेंज के बेस के ऊपर वो सर्वाइव कर सकता है। अगर मिमिक्री की बात करते हैं तो बहुत सी बात है, जैसे स्टोन क्रैब बोल सकते हैं,
स्टोन क्रैब। अब ये नाम से पता चलता है कि स्टोन क्रैब जो व्हाइट कलर का होता है वो अपनी बॉडी को बिल्कुल पेबल्स की तरह, एक कंकर की तरह बना लेता है। इट्स मीन्स स्टोन क्रैब इसका एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव कलरेशन, प्रोटेक्टिव कलरेशन मीन्स कैमलियोन जो होता है, कैमलियोन मतलब गार्डन लिजर्ड्स जो होता है, गार्डन लिजर्ड्स के केस में हमारे पास ये कंडीशन है, गिरगिट जो होता है वो प्रोटेक्टिव कलरेशन शो करता है। यानी जैसी सिचुएशन होती है, जैसा बैकग्राउंड होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है। किसके केस में? गार्डन लिजर्ड्स के केस में ना। उसके बाद है नेक्ट्रीज ऑफ द फ्लावर्स, नेक्ट्रीज ऑफ द फ्लावर्स एंड प्रोबोस्किस ऑफ द इंसेक्ट। इट्स मींस इसका मतलब क्या है? अब सिंपल सी भाषा में देखिए, अगर मान लीजिए कोई फ्लावर जो होता है वो बेल शेप का है, कोई फ्लावर जो है वो बेल शेप का है, ये देखिए, ये जो फ्लावर का जो रीजन है जिसको हम नेक्ट्रीज बोल सकते हैं, ये नेक्ट्रीज बेल शेप की है, यानी इसके अंदर नेक्टर प्रेजेंट है इस पार्टिकुलर रीजन पे। ये मेल और फीमेल पोर्शन जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब कोई भी इंसेक्ट जो होता है, कोई भी इंसेक्ट जो होता है, उस इंसेक्ट के हेड रीजन के अंदर ये आई है, यहां पर उसका प्रोबोस्किस प्रेजेंट है। अब ये प्रोबोस्किस जो पार्ट प्रेजेंट है, ये क्या करता है? इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, इसकी लेंथ इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है भाई? यहां पर अगर हम इंसेक्ट को काउंट करते हैं, अब देखिए हमारे पास ये इंसेक्ट है, तो ये अपने प्रोबोस्किस का यूज करता है किसके लिए? यहां से नेक्टर को लेने के लिए, ठीक है ना। ये इंसेक्ट इस तरीके से अपने प्रोबोस्किस का यूज करता है किसके लिए? नेक्टर्स को यूज करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास मतलब ये मॉडिफिकेशन है कि इंसेक्ट जैसे जैसे फ्लावर में चेंज आया, उसी के बेस के ऊपर इंसेक्ट ने भी अपनी बॉडी के अंदर चेंज किया। तो ये सब सिस्टम जो है हमारे पास, ये डार्विन की थ्योरी के साथ प्रेजेंट है, उसके फेवर में प्रेजेंट है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो डार्विन की थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है ना। अब वो कौन कौन सा है? जैसे सिंपली बात अगर हम करें कि डार्विन ने क्या कहा कि हर कोई जो वेरिएशन क्रिएट होगी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, उसको वो इनहेरिट कर लेता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्मॉल वेरिएशन जो होती हैं वो उनको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं करता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट जनरेशन में उनको ट्रांसफर नहीं करता है। तो देखिए, एविडेंस अगेंस्ट द थ्योरी, हमने पहला पॉइंट पढ़ा एविडेंस फॉर द थ्योरी। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? एविडेंस अगेंस्ट द थ्योरी के अगेंस्ट एविडेंस। उसमें ही सबसे पहला पॉइंट हमारे पास स्मॉल वेरिएशन, ठीक है ना। हम स्मॉल वेरिएशन को इसमें रख सकते हैं, ठीक है भाई। इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन से इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन। देन हमारे पास क्या है? परप्यूरेशंस ऑफ द inheritance of small variation, perpetuations of the vestigial organs, ठीक है ना। वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो रिप्रेजेंट हो जाते हैं दोबारा, या जो डिसअपियर हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके साथ है ओवर स्पेशलाइजेशन भी हो जाती है, ठीक है ना। ओवर स्पेशलाइजेशन भी हो जाती है, ठीक है। ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ सम कैरेक्टर, ठीक है, जो उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। एंड डार्विन कैन नॉट डिफाइन द मेन रीजन। अब इसमें क्या है? लेक ऑफ रीजन्स, ठीक है ना। लेक ऑफ रीजन फॉर वेरिएशन। वेरिएशन क्यों हुई, उसका क्या रीजन था, वो डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये चार पोस्टुलेट्स हम आपको बता सकते हैं, जिनके बेस के ऊपर आप इस बात को समझेंगे कि किस तरीके से ये जो टोटली
हालांकि हमारे पास और भी बहुत सारे एविडेंस है जो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि डार्विन की जो थ्योरी है वो किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से एक तरीके से सही थ्योरी नहीं थी, उसको क्रिटिसाइज किया गया। तो क्रिटिसिज्म के बेस के ऊपर हमने सबसे पहले आपको बताया एविडेंस अगेंस्ट द थ्योरी, एविडेंस अगेंस्ट द थ्योरी के बेस के ऊपर है। तो उसमें देखिए हमारे पास कौन कौन से एविडेंस है, कैसे कैसे है। सबसे पहले इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन, इनहेरिटेंस ऑफ द स्मॉल वेरिएशन नॉट टेक प्लेस, ठीक है ना, नहीं हुई, इनहेरिटेंस नहीं हुई स्मॉल वेरिएशन को, ठीक है। तो स्मॉल वेरिएशंस आर नॉट इनहेरिटेड, स्मॉल वेरिएशंस आर नॉट इनहेरिटेड। अगर हम डार्विन की बात माने तो डार्विन के अकॉर्डिंग तो हर कोई वेरिएशन जो ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेड थी वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते थे, बट यहां तो नहीं होगी, ठीक है। इसलिए डार्विन की जो ये थ्योरी है इसको क्रिटिसाइज किया गया। देन उसके बाद है परप्यूरेशंस ऑफ द वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, जो ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता। अब वही पार्ट्स हमारी बॉडी में अगर फिर बार बार रिपीट होंगे तो इसका मतलब उन ऑर्गन्स का हमारी बॉडी में जरूरत ही नहीं है, फिर भी अपीयर हुए। तो वेरिएशन हुई, वेरिएशन की रिक्वायरमेंट है लेकिन फिर भी वेरिएशन नहीं हो रही, तो ऐसे में ये ऑर्गन्स जो है जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में नहीं, तो ये भी अगेंस्ट द थ्योरी काम करते हैं। देन उसके बाद क्या है, ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ द सम कैरेक्टर्स। एग्जांपल की बात करते हैं, हॉर्न्स ऑफ द डियर, ठीक है ना, डियर्स के केस में जो सींग प्रेजेंट होते हैं, अब उनको अगर आप देखें तो वो बहुत सारे ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जो एक तरीके से ओवर स्पेशलाइज हो गए, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, डिफेंस का भी काम नहीं है, अब इतने लंबे लंबे हैं, उनमें डिफेंस या टूटने का खतरा बहुत ज्यादा है, डिफेंस तो होगा ही नहीं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये हो सकती है कि वो किसी भी बुशी प्लांट्स के अंदर एक तरीके से कोलिजन कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, इसका मतलब फंस सकते हैं, अगर झाड़ियों में फंस सकते हैं भागते हो, तो ऐसे में डियर का शिकार भी बड़ी इजी से हो सकता है। उसके बाद लेक ऑफ रीजन फॉर वेरिएशंस। सबसे बड़ी बात यह है कि डार्विन ने जो थ्योरी अपनी दी थी उस थ्योरी के अंदर वो इस एविडेंस को, इस बात को प्रूव ही नहीं कर पाए थे कि वेरिएशन कैसे होती है, क्यों होती है वेरिएशन, ठीक है ना, किस तरीके से वेरिएशन होती है, कैसे होती है, किस तरीके से वो रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से आज हमने जो आपको लेक्चर दिया है उस लेक्चर के अंदर हमारे पास हमने डार्विन की जो थ्योरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जस्ट इससे पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। आज हमारे पास क्या है, उसी के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वेरिएशन होती है वो न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन करने का काम करती है। तो आज की जो थ्योरी थी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे साइंटिस्ट जो हैं, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास एंड्रो रसेल्स वेल्सेक के नाम से भी, यानी इस थ्योरी को हमें डार्विन वेल्सेक थ्योरी के नाम से भी बोलते हैं। तो दोनों पर्सन्स ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने अजम्पशंस रखे, उन अजम्पशंस के बेस के ऊपर इस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया गया। तो बेटा आज का जो लेक्चर हमारे पास था, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट थ्योरी के साथ, जिसमें म्यूटेशन थ्योरी, हुगो डी वरीज की जो थ्योरी है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, या भाई मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।